मेरे प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आपके साथ एक नए सेशन को लेकर आया हूँ। और चूँकि प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी, उस प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप सबको द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के बारे में पढ़ा दिया था। लेकिन आज जो है हम ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित यदि कोई सेंटेंस दे दिया गया हो और उस सेंटेंस को यदि वह आपसे कह रहा हो कि पैसिव में आप बदलिए, तो उस प्रकार के सेंटेंस को आप किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसका क्या रूल है, जिस रूल के आधार पर उस प्रकार के जो एक्टिव के जो सेंटेंस है, उस एक्टिव के सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल्स है, कैसे हम इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। किसी भी टेंस के बारे में जानने से पहले उसको पहले आप पहचानिए, क्या आप उस टेंस को पहचान पा रहे हैं क्या, या उस टेंस को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे जितने भी वीडियो हैं, उन तमाम वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि उन सारे वीडियो का आप बेहतर से बेहतर लाभ ले सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हेडिंग हमने दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है मेरे बच्चों, हमने आपके बोर्ड पर लिखा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेंस को हम पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इस टेंस को पहचानने का एक नियम है। वर्ब के अंत में यदि आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं दिया गया हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है और साथ में ई है, यदि दिया गया हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं मेरे बच्चों, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम हैज लेंगे, उसके बाद हम हैव लेंगे, उसके बाद MB3, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट, इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद हम लोग हैज या हैव को लेते हैं, उसके बाद हैव को लेते हैं, उसके बाद MB3, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट, इफ या एनी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा, यह स्ट्रक्चर हमारा सही है या सही नहीं है, हम इसको कैसे समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई हैव रिटेन और नोवेल, आई हैड रिटेन और नोवेल, मैं एक नोवेल लिख चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज लगाना है, इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हैव लगा है, और आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट जैसा होता है उसी तरीके का हम यहाँ पर हैज या हैव में से चूज करके लगाते हैं। तो इसलिए आई के साथ हमने हैव लगाया। उसके बाद यहाँ देखिए, ये रहा आपका क्रिया का तीसरा फॉर्म, और चूंकि ये बाई सब्जेक्ट नहीं बच्चों, ये गलत हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इफ या एनी। तो ये MB3 हुआ, और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसको कौन सा वॉइस कहेंगे,
इसे हम वॉइस की दृष्टि से यदि देखें तो इसको हम लोग कहेंगे एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्यों इसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे? इसलिए हम इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि डूअर ऑफ द जो एक्शन होता है उसी को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस सेंटेंस में भी आपका जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, और डूअर ऑफ द एक्शन होने के कारण इसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन यदि इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पैसिव रूल को लिखेंगे। पैसिव रूल क्या कहता है कि वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखें, उसके अनुसार आप हैव या हैव को लगा दीजिए, फिर आप MB3 को लगाइए, फिर आप हैव के बाद बिन लगाइए, उसके बाद आप MB3 को लगाइए, बाई सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद इफ या एनी को आप लगा सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आप हैज या हैव लिखिए, उसके बाद बिन लिखिए, उसके बाद MB3 बाई या सब्जेक्ट, और इफ या एनी की आवश्यकता हो तो आप लिख सकते हैं। आइए इसको हम लोग करते हैं। ये रहा आपका सब्जेक्ट मेरे बच्चों, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका MB3। आप यहाँ देखिए इस वाक्य की जो ऑब्जेक्ट और नोबेल है उसको आप यहाँ पर लेकर आएंगे। अब जरा कल्पना करिए कि और नोबेल के अनुसार आप हैज का प्रयोग करेंगे कि आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो पता चला कि और नोबेल के अनुसार हम यहाँ क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने हैज लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि उसके बाद आप जो है बिन का प्रयोग कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया बाबू? बिन भी लगा दिया। फिर कह रहा है कि मुझे अब MB3 की आवश्यकता है। तो जरा बताइए ये क्या है बाबू? ये आपका MB3 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? रिटेल लिख देंगे, और बाई लगाकर आई जो है चूंकि नॉमिनेटिव केस में दिया गया है तो आई का हमेशा हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे बच्चों? मी होता है। और एक और नियम हमने यहाँ से सीखा कि प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव जो केस है उस ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग रख सकते हैं। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। पहले था आपका एक्टिव वॉइस, लेकिन अब क्या बन गया? आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया बच्चों? पैसिव वॉइस बन गया। सवाल यह है कि इस पर आधारित आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पहले आप एक रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस पर आधारित आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लीज़ टेक ए रिव्यू। चलिए आइए मेरे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा यू हैव रिटेन और नोबेल, ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑप्शन ए दे देगा कि योर नोबेल हैज बीन रिटेन बाय यू। ऑप्शन बी दे देगा कि योर नोबेल हैव बीन रिटेन बाय यू। और ऑप्शन सी दे देगा NONE, नॉन। नॉन का मतलब मेरे बच्चों होता है कोई नहीं। इस ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखिए जरा इस सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करिए। ये सेंटेंस है आपका ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार आप क्या करेंगे? हैज बीन का हम यहाँ प्रयोग करेंगे जो कि नियम में आपको बताया गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि क्रिया का जो तीसरा रूप है उस क्रिया के तीसरे रूप का आप यहाँ प्रयोग करेंगे।
फिर आप क्या करेंगे, यहाँ बाई लगा देंगे और इस बाई को लगाकर ये जो सब्जेक्टिव केस में दिया गया है इसको क्या करेंगे, यहाँ हम रख देंगे। तो पता चला कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। लेकिन सवाल यह है कि ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है, क्योंकि अ नोबेल के अनुसार कभी भी ही हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, न कि हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी की जो बात करते हैं तो इसकी तो कोई संभावना दी ही नहीं गई। यदि इसमें ऑप्शन ए नहीं दिया गया रहता, ऑप्शन आपका बी नहीं दिया गया रहता, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें एन ओ एन ए ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन इसमें हमारे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए इसमें चूज करना है कि विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन, कि आपका जो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। तो जो सही होगा उसी को हम बेस्ट ऑप्शन मानेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन ए जो है ये आपका सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा यह ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गई होगी। आते हैं, यदि नेगेटिव सेंटेंस दे दिया गया। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है मेरे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह उल्टा सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें नो या नॉट लगा रहता है। जैसे कोई कहता है कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। लेकिन कोई आके कहता है कि आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो पहले वाला जो सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव कहेंगे, क्योंकि उसमें कहीं भी दूर दूर तक नो या नॉट नहीं दिखाई देता। लेकिन आपका दूसरा वाला जो सेंटेंस है उस दूसरे वाले सेंटेंस में आपका नो या नॉट दिया गया है। तो जिसमें नो या नॉट दिया गया रहता है उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। आइए मेरे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव लिखिए, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद आप MB3 लिखिए, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और उसके बाद आप इफ या एनी लिख सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, उसके बाद है, फिर आप नॉट लिखिए, MB3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। मेरे बच्चों इसकी एक एग्जांपल हम लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना है, मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना है और आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। नियम के अनुसार आप क्या करेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट को आपने लिखा, उसके बाद आप हैज या हैव को लिखते हैं, फिर आप नॉट को लिखते हैं, फिर आप बिन लगा देते हैं, उसके बाद MB3 बाई या सब्जेक्ट, फिर इफ या एनी को आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, पैसिव ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार हैज या है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, MB3 बाई सब्जेक्ट, इफ या एनी। सबसे पहले आप ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस वाक्य के, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब बताइए, और लेटर के अनुसार आप हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। और लेटर के अनुसार आप हैज करेंगे, फिर नॉट को लाइए, फिर कह रहा है कि बिन लिखे, यहाँ पर आप बिन लिख सकते हैं। फिर MB3 का बात हुआ तो आप रिटेल लिख सकते हैं और बाई लगाकर, फिर वही बात आई जो है आपका नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, तो आई का आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मे होगा। मतलब यह हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव जो केस है उस ऑब्जेक्टिव केस को रख सकते हैं। पहले वाला जो सेंटेंस बना यह आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस था, लेकिन अब जो सेंटेंस बना आपका नेगेटिव का सेंटेंस। लेकिन अब आपके एग्जाम में इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, पहले आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आपको मैंने बताया है कि आपकी एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन वाइज प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको पहले आप एक रिव्यू ले लें, प्लीज़ टेक ए रिव्यू।
एंड देन आई कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए। चलिए आइए मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। यू हैव नॉट रिटेन अ लेटर। ऑप्शन ए दे देगा आपका, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटेन बाय यू। ऑप्शन बी दे देगा, अ लेटर हैव नॉट बीन रिटेन बाय यू। और ऑप्शन सी जो दे देगा बच्चों, उसका नाम है NOA। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आ जाइए सब्जेक्ट पर। ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। नियम आपका यह कहता है कि वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, उस वाक्य के ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पर लाइए। हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। फिर कहता है कि हैज या हैव में से चूज करना है, तो लेटर के अनुसार आपने क्या किया, हैज का प्रयोग किया। चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने नॉट का भी प्रयोग किया। फिर आप यहाँ बिन लिखेंगे और रिटेन है तो क्रिया का तीसरा रूप और बाई लगाकर ये जो यू है, यू को हमने यहाँ पर लिख दिया। नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए जो है, यह ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। लेकिन सवाल यह है कि सर जी आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सेकंड हमारा गलत है, तो कैसे ऑप्शन सेकंड हमारा गलत है? तो ऑप्शन सेकंड आपका इसलिए गलत है क्योंकि अ लेटर के अनुसार आप कभी भी हैज नॉट का प्रयोग करते हैं, न कि आप हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका गलत हो गया और नॉन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इस पर आधारित यदि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उन सारे प्रश्नों का काफ़ी आसानी तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक रिव्यू ले लीजिए। ठीक है, आइए इंट्रोगेटिव इसी में देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, इंट्रोगेटिव का मतलब ये प्रश्न पूछने के लिए सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हैज या हैव को हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद आप MB3 को लाते हैं। हैज या हैव, सब्जेक्ट MB3, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और इफ या एनी की बात करते हैं, और फाइनली आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हैज, हैव, सब्जेक्ट MB3, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इफ या एनी। इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा जाए कि हैव यू रिटेन अ लेटर। ठीक है, इसको हम लोग कौन वॉइस कहेंगे मेरे बच्चों, एक्टिव वॉइस कहेंगे। कौन वॉइस कहेंगे मेरे बच्चों, एक्टिव वॉइस। इसको यदि पैसिव में बदलना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज या हैव को आप बाहर निकालिए, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस MB3 प्लस बाई लगाकर आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप इफ या एनी का प्रयोग और प्लस फाइनली क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ड और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। नियम यह कहता है कि ऑब्जेक्ट पर आप जाइए। ऑब्जेक्ट पर आप पहुंच गए, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको बताना है कि आप हैज का प्रयोग करेंगे कि आप हैव का प्रयोग करेंगे। पता चला कि आप यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। इस हैज के अनुसार ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर लाकर रख दीजिए। हैज अ लेटर, फिर बिन कह रहा है तो बिन लिख दीजिए, और ये चूंकि MB3 है तो रिटेन लगा दीजिए और बाई लगाकर आप यहाँ यू लिख दीजिए और फाइनली क्वेश्चन मार्क। पहले जो सेंटेंस था आपका
एक्टिव वॉइस में था, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस बन गया अब ये आपके पैसिव वॉइस में बन गया। अगर आपके इंट्रोगेटिव पर यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू। आइए मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि हैव यू रिटेन और लेटेड माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दे देगा आपका हैज और लेटेड, हैज और लेटर बीन रिटेन बाय यू। दूसरा ऑप्शन दे देगी कि हैव और लेटर बीन रिटेन बाय यू, रिटेन बाय यू। और सी की जहां तक बात करते हैं वो ऑप्शन होगा आपका एन ओ एन ई नॉट। अब आपको तय करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये रहा बच्चों आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें चूज कर लेना है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या किया बेटा, हैज का प्रयोग किया और फिर और लेटर को लाकर यहाँ रख दिया। और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें बिन का प्रयोग किया। जैसे ही हमने यहाँ बिन का प्रयोग किया उसके बाद आप क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। क्रिया का तीसरा रूप भी हमने यहाँ लिख दिया। फिर आप बाई लगा देंगे और यू जो है उस यू को यहाँ पर लाके हम रख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ये जो है हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन बी की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, और ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इन दोनों ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को हम यहाँ से हटा दिए। अब बन गया हमारा क्या, ये राइट आंसर। तो राइट आंसर इसमें कौन सा है बच्चों, हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है यह ऑप्शन क्या है, हमारा राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि WH पर आधारित आपका क्वेश्चन दे दिया गया हो, ठीक है, तो सबसे WH व्हाट, उसके बाद आप हैज या हैव लगा, फिर आप सब्जेक्ट की बातें करें, फिर आप MB3 की बातें करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद इफ या एनी की बातें आप आसानी से कर सकते हैं। फाइनली क्वेश्चन, सबसे पहले आप WH वर्ड देखिए, उस WH वर्ड के बाद हैज या हैव लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपका MB3 है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इफ या एनी लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि वाई हैव यू रिटेन ऑल इट माय डियर फ्रेंड, दिस इज काइंड ऑफ सेंटेंस। आप देखिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट मेरे बच्चों, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। चूंकि इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। कौन सा वॉइस कहेंगे मेरे बच्चों, एक्टिव वॉइस। इसको यदि पैसिव में बदलना हो तो सबसे पहले WH वर्ड को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। WH वर्ड के बाद आप क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर पैसिव ऑब्जेक्ट को लाकर आप बिन लगाइए। उसके बाद आप MB3 और बाई सब्जेक्ट इफ या एनी का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों। फाइनली क्वेश्चन, आइए इसको चेंज करते हैं। ये क्या रहा बाबू आपका, ये WH वर्ड है। तो इस WH वर्ड को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर हम पहुंच जाएंगे। तो पता चला कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, और लेटर है। और लेटर के अनुसार क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। फिर इस और लेटर को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बिन लगा देते हैं। और चूंकि ये MB3 है, इस MB3 को हम यहाँ लगाते हैं बाई लगाकर। ये रहा आपका सब्जेक्ट। तो यू
आपका सब्जेक्टिव केस में दिया गया है। यदि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव केस पूछता है तो आप उसे क्या बताइएगा? यू ही बताइएगा, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह आपका यू ही होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो सेंटेंस आपका बन गया, यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, मतलब पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस आपका बन गया। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ टेक ए रिव्यू। उसके बाद हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहले आप एक रिव्यू ले लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड्स। देखिए मेरे बच्चों, एग्जाम में दे देंगे कि वाई हैव यू नॉट हेल्प हिम, ये क्वेश्चन से ऑप्शन आपका दे देगा कि वाई हैज ही, चूंकि नॉट, अगर नॉट लगा के दे दिया तो नॉट लगा देना। वाई हैज ही नॉट बीन हेल्प्ड बाय यू। ऑप्शन बी दे देगा कि वाई हैव ही not been helped by you। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। और ऑप्शन सी दे देगा आपका NONA। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि उसमें नॉट लगा के दे दिया तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है कि उसमें सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देना। अब इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ये रहा बेटा आपका सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो जब भी WH वर्ड की एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करते हैं कि जो WH वर्ड रहता है मेरे बच्चों, उसको सबसे पहले लिख देते हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चों? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट आपका हिम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिम ये चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस हैज लगा कर लिखेंगे। चूंकि नॉट है तो नॉट और बिन लगा देंगे, और MB3 को यहाँ और बाई लगा कर ये जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इसे हम लिख देंगे। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस मेरे बच्चों। दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो ऑप्शन है, यह सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि हमने बताया था कि इस वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है वह हिम है। तो आप यहाँ देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज लगाना चाहिए, लेकिन इसमें आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। इसलिए यह जो सेंटेंस होगा, यह सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और तीसरे की जो बात है तो इसकी तो बात ही नहीं है, इसको तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन यदि कोई नहीं दिया गया रहता तब इस ऑप्शन पर हम लोग क्या करते, टिक करते। लेकिन इसमें एक ऑप्शन सही दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इस नॉन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आजकल आपके जो एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार आपके एग्ज़ाम में अब ट्रांसलेशन भी पूछे जाने लगे। जैसे मैं अभी आपको टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इस पर आधारित आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में कुछ ट्रांसलेशन भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब हमें देखना कि कैसे ट्रांसलेशन पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका रूल दे दिया पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस क्या दे दिया, हैज या है, प्लस क्या दे दिया, बीन। उसके बाद उसने दिया MB3 प्लस बाई सब्जेक्ट, और फिर आपने लगा दिया इफ या एनी। मेरे बच्चों, आपका सेंटेंस रहेगा कि एक पत्र
मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या लिखा जा चुका है? एक पत्र। तो एक पत्र क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट? तो यहाँ लिखिए और लेटर के अनुसार आप बताइए, हैज लगाइएगा कि हैव लगाना है? तो हैज और लेटर हैज बिन लिखा जा चुका है, तो क्या हो गया बच्चों मेरे? रिटेन। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? बाय। और मेरे द्वारा, चूंकि मैं हो गया। ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित जो ट्रांसलेशन दिए गए रहेंगे उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर यही नेगेटिव में अगर बदलना हो तो कुछ नहीं करना, आप इसी को लिख सकते हैं कि एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जा चुका है, नहीं लिखा जा चुका है। तो क्या होगा मेरे बच्चों? और लेटेड हैज नॉट बीन रिटेन बाय मी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई हो। जब नेगेटिव हो जाएगा तो कुछ नहीं करना, उसमें नॉट सिर्फ जोड़ देना है बीन के पहले, आपका नेगेटिव बन गया। इसका आप एक रिव्यू ले लीजिए। फिर हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। जैसे इंट्रोगेटिव हो जाएगा बच्चों, क्या वाह, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है? एक पत्र लिखा जा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे द्वारा तो आप लगाइए, ठीक है। एक पत्र लिखा जा चुका है और लेटर, ठीक है। फिर आप नियम के अनुसार यहाँ बिल लगा देंगे। फिर लिखा जा चुका है कि इंग्लिश क्या होती है? रिटेन। और बाई लगाकर मेरे द्वारा का अंग्रेजी क्या होती है मेरे बच्चों? मी होती है। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में WH वर्ड में पूछता है तो उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल एक कंसेप्ट यदि आपका क्लियर हुआ तो उस कंसेप्ट के आधार पर आपको किसी भी प्रकार का सेंटेंस यदि आपको दे दिया जाता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस एक्टिव की जो सेंटेंस है उस एक्टिव के सेंटेंस को आप पैसिव में आसानी तरीके से बदल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्यों मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है, एक पत्र लिखा जा चुका है। ये रहा आपका सेंटेंस मेरे बच्चों। पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट को पहचानिए कि आपका ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है। क्या लिखा जा चुका है? एक पत्र। जवाब आया एक पत्र, यही आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेंटेंस को आप पहचानिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यह सेंटेंस आपका WH वर्ड है। तो जब यह WH वर्ड का सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? WH वर्ड को लिखेंगे। तो WH वर्ड क्या है? वाई। ऑब्जेक्ट कौन है बाबू? एक पत्र। तो अब बताइए इसके अनुसार आप क्या लगाइएगा? हैज लगाइएगा, वाई हैज, ठीक है। उसके बाद और लेटर, फिर आप बिल लगा दीजिए, उसके बाद आप रिटेन लगा दीजिए, ठीक है। और बाई लगाकर, और मेरे द्वारा का अंग्रेजी होती है मेरे बच्चों मी होती है। मेरे द्वारा की अंग्रेजी क्या होती है मेरे बच्चों? मी होती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो जरा इसका एक रिव्यू ले लीजिए। और आज आपका प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है यह कंप्लीट हो गया और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज के क्लास लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें,
शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में आप दूसरों को भी आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से काफ़ी मदद ले सके और उनको भी मदद मिले। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। बहुत सारे बच्चे स्वयं देख लेते हैं और दूसरों को इस वीडियो को पहुंचाते नहीं हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि दूसरा जो बच्चा है जो कि अंग्रेजी सीखने के लिए पूरी तरीके से ललायित है, वह पूरी तरीके से नहीं सीख पाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया है कि आपकी तमाम जितने भी सिलेबस हैं और उस सिलेबस में जितनी भी चीज़ों का वर्णन आपका किया गया है, मैं उन तमाम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगा। कल का जो वीडियो होगा मेरे बच्चों, द सॉन्ग माई सेल्फ होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एक एक चीज़ को हम काफ़ी बारीकी से आपको करा देंगे। किसी भी सेक्शन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। दैट्स ऑल। थैंक यू मेरे बच्चों।